नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रकाश टेलर, वरिष्ठ अध्यापक, एक बार फिर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कक्षा 10 सेमोसी संस्कृत भाग 2 का 7वां पाठ, जिसका नाम है विचित्र साक्षी। इस पाठ का भावानुवाद हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से इस पाठ का भावानुवाद देख सकते हैं। आइए हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर नज़र डालें। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखद, अर्थात किस प्रकार के प्रदेश में जो पैदल यात्रा है वो सुखद नहीं है। तो एक पद में इसका उत्तर क्या होगा? विजने प्रदेशे। क्या होगा? विजने प्रदेशे। नंबर दूसरा है, अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि किससे जग गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? चोरस्य पादध्वनिना, चोरस्य पादध्वनिना। अगला प्रश्न है, कृषिकाय कह आसित, अर्थात स्थूल शरीर वाला, कमजोर शरीर वाला कौन था। तो कौन था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभियुक्त। क्या उत्तर होगा? अभियुक्त। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसके लिए कारागार का आदेश दिया। तो क्या उत्तर होगा इसका? आरक्षी ने, अर्थात आरक्षी को। अंतिम प्रश्न है, कम निक्षा मृत शरीरम आसित, किसके निकट मरा हुआ शरीर था। तो इसका उत्तर क्या होगा? राजमार्गम, अर्थात सड़क पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमें इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। जो प्रश्नवाचक शब्द है उन्हें हटाकर, जिसमें पहला प्रश्न है, क निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, अर्थात उस गरीब व्यक्ति ने किस प्रकार से धन को प्राप्त किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा पूर्ण वाक्य में? निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान, अर्थात गरीब व्यक्ति ने अत्यधिक मात्रा में परिश्रम करके धन को प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, जनः किमर्थम पदातिः गच्छति, व्यक्ति किस लिए पैदल चलता है या पैदल जा रहा था। तो इसका उत्तर क्या होगा? जनः परमार्थकार्ये पीड़ितः बस यानम विहाय पदातिरेव गच्छति, अर्थात व्यक्ति धन की कमी से या धन के अभाव से पीड़ित बस यान को छोड़ करके अकेला ही पैदल चल पड़ा। अगला प्रश्न है, परसरते निशांतकारे स किम अचिंतित, अर्थात फैले हुए रात के अंधेरे में उसने क्या सोचा। तो क्या होगा इसका उत्तर? परसरते निशांतकारे स अचिंतित यत विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावा, अर्थात फैले हुए रात के अंधेरे में उसने सोचा कि विजने प्रदेशे, अर्थात निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा सुखद नहीं है। अगला प्रश्न है, वस्तुतः चोरः कः आसीत्, अर्थात वास्तव में चोर कौन था। तो क्या उत्तर होगा इसका? वस्तुतः चोरः आरक्षी आसीत्, अर्थात वास्तव में चोर आरक्षी ही था। अगला प्रश्न है, जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान, व्यक्ति के रोने की आवाज़ को सुन करके आरक्षी ने क्या कहा। तो क्या उत्तर होगा इसका? जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान रेदुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः गृहात् वारितः इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व, अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, अर्थात व्यक्ति के क्रंदन को, रोने की आवाज़ को सुन करके आरक्षी ने कहा कि रे दुष्ट, अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की हुई पेटी को ले जाने से रोका गया था। इदानीं निज कृत्यस्य फलम पुंक्ष्व, इस समय अपने किए हुए फल को भोगो। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त होगा। ये किसने कहा था? उस आरक्षी ने। अगला प्रश्न है, मति विभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति,
अर्थात मति वैभवशाली ने यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कठिनाई से किए जाने वाले कार्य को किस प्रकार से साध लेते हैं या सिद्ध कर लेते हैं या हल कर देते हैं। तो क्या उत्तर होगा इसका? मति वैभवशालिनः दुष्कराण्यपि कार्याणि नीति युक्तिम क्षमालंब्य लीलियव साधयन्ति। अर्थात मति वैभवशाली ने बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाई से किए जाने वाले कार्यों को नैतिक युक्तियों का क्षमालंब्य सहारा लेकर लीलियव साधयन्ति अर्थात खेल ही खेल में क्रीड़ा के साथ उन्हें सिद्ध कर लेते हैं। ये थे इस पाठ के प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न है रेखांकित पदमाश्रित्य प्रश्न निर्माण कुरुत। अर्थात जितने भी रेखांकित पद शब्द है इन्हें हमें हटाना है और इनकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो चलो हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। पुत्र को देखने के लिए वह प्रस्थान कर गया। तो रेखांकित पद कौन सा है? पुत्रम। इसको हमें हटाना है अर्थात किसको देखने के लिए वह प्रस्थान कर गया। तो इसका उत्तर क्या बनेगा इसका प्रश्न? कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः और अंतिम में क्या आएगा? इस प्रकार से प्रश्नवाचक का चिन्ह आ जाएगा। अगला प्रश्न है करुणां परो गृही तस्मै आश्रय प्रायच्छत। अर्थात दयालु गृहस्थी ने उसके लिए सहारा दिया या आश्रय दिया। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? करुणां परो गृही कस्मै आश्रय प्रायच्छत। अर्थात दयालु गृहस्थी ने किसके लिए सहारा दिया। अगला प्रश्न है चोरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। चोर के पैरों की आवाज़ से अतिथि जग गया। तो क्या प्रश्न बनेगा इसका? कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। किसके पैरों की आवाज़ से अतिथि जग गया। अगला प्रश्न है न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत्। अर्थात न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे। तो क्या प्रश्न बनेगा इसका? न्यायाधीश कह आसीत् और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है सह भार वेदनया क्रदंती स्म। वह भार वेदना से चिल्ला रहा था। तो क्या प्रश्न बनेगा? सह कया विक्रदंती स्म। अर्थात वह किससे चिल्ला रहा था। अगला प्रश्न है उभो शवम चत्वरे स्थापितवन्तु। दोनों ने उस शव को चबूतरे पर स्थापित कर दिया। तो क्या प्रश्न बनेगा इसका? उभो शवम कुत्र स्थापितवन्तु। दोनों ने शव को कहाँ पर स्थापित कर दिया। ये था प्रश्न संख्या 3। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। अर्थात निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आदेशम प्राप्य उभो अचलताम अत्र किम कर्तृपदम। अर्थात आदेश प्राप्त करके दोनों ही चल पड़े। तो यहाँ पर कर्तापद क्या है? तो कौन सा कर्तापद होगा इसमें? उभो अर्थात वे दोनों, यहाँ पर कर्तापद है। अगला प्रश्न है एतेन आरक्षेण अध्वनि यद उक्तम तत् वर्णयामि। इस आरक्षी की जो मार्ग में यद उक्तम ध्वनि थी तत् वर्णयामि उसका वर्णन करता हूँ। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर मार्ग के लिए कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पर मार्ग का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? अध्वनि। अध्वनि का मतलब होता है मार्गे अर्थात मार्ग में। अगला प्रश्न है करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रय प्रायच्छत। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अर्थात दयालु गृहस्थी ने उसके लिए आश्रय दिया। यहाँ पर तस्मै इस सर्वनाम पद के लिए कस्मै प्रयुक्तम कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? अर्थात ये तस्मै जो शब्द है वो किसके लिए आया है? तो ये किसके लिए आया है? अतिथये अर्थात अतिथि के लिए। अगला प्रश्न है ततो असो तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। ततो असो इसके बाद असो उसने तो अग्रिमे दिने दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदिष्टवान आदेश दिया। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। अर्थात इस वाक्य में क्रियापद क्या है? प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत में अधिकांशतः जो क्रियापद है वो हमारा जो अंतिम शब्द होता है वही क्रियापद कहलाता है। तो यहाँ पर आदिष्टवान जो अंतिम शब्द है ये क्रियापद है जिसमें अक्तवतु प्रत्यय मिला हुआ है। अगला प्रश्न है दुष्करान्यपि कर्माणि। अर्थात कठिनाई से किए जाने वाले क्या कार्य। अत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विशेष्य पद क्या है? विशेष्य पद जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर कठिनाई से किए जाने वाले कार्य
तो ये किसकी विशेषता है? कर्माणी अर्थात कर्म की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, संधि विच्छेदम च कुरुत, अर्थात संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पहला प्रश्न है पदातिरेव, तो क्या संधि विच्छेद बनेगा इसका? पदाति धन एव, संधि का नाम है रुत्व विसर्ग, जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। अगला है निशांधकारी, क्या संधि विच्छेद बनेगा इसका? निशा धन अंधकारी, दीर्घ संधि, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला प्रश्न है अभि धन आगतम, क्या संधि युक्त पद बनेगा इसका? अभ्यागतम, और इसमें कौन संधि होगी? यण संधि, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला प्रश्न है भोजन धन अंते, क्या संधि युक्त पद बनेगा इसका? भोजनांते, दीर्घ संधि, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला प्रश्न है चोरो अयम, क्या संधि विच्छेद बनेगा इसका? चोरः धन अयम, और संधि का नाम क्या हो जाएगा? उत्व विसर्ग, जो कि हमारे सिलेबस में है। अगला प्रश्न है ग्रह धन अभ्यंतरे, क्या संधि युक्त पद बनेगा इसका? ग्रहाभ्यंतरे, ग्रहाभ्य अंतरे, और संधि का नाम क्या हो जाएगा इसमें? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है लीलिएव, क्या संधि विच्छेद बनेगा इसका? लीलिया धन एव, और संधि का नाम क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। अगला है यद उक्तम, क्या हो जाएगा? यत धन उक्तम, और संधि है इसमें व्यंजन संधि, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला है प्रबुद्ध धन अतिथि, और क्या शब्द बनेगा इसका? प्रबुद्धो तिथि हो, प्रबुद्धो अतिथि हो, और इसमें संधि होगी उत्व विसर्ग, जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। ये था प्रश्न संख्या 5। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययंतानि सन्ति, नीचे लिखे पदों में भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग प्रत्यय हैं। तानि पृथक कृत्वा, उन्हें अलग करके निर्दिष्टानां प्रत्यानाभ्य लिखत, उन्हें निर्देश के अनुसार प्रत्यय के नीचे लिखें। अर्थात हमारे सामने 4 प्रत्यय हैं, लेप प्रत्यय, अक्त प्रत्यय, अक्तवतु और तुमुन, और हमारे सामने ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। हमें इन सभी शब्दों को प्रत्यय के अनुसार जमा कर लिखना है। तो पहला जो शब्द है वो है परिश्रम्य, और परिश्रम्य में है लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा इसमें? लेप प्रत्यय, जो कि हम इसमें लिखेंगे। अगला है उपार्जितवान, कौन सा प्रत्यय होगा? प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको एक टेक्स्ट बताता हूँ कि कौन सा प्रत्यय किसके अनुसार जमेगा। जिस शब्द के पीछे यह दिखाई दे और आगे उपसर्ग हो, उसमें लेप प्रत्यय होता है। जिस शब्द के पीछे आपको त दिखाई दे या ता दिखाई दे या तम दिखाई दे, जो कि तीनों लिंगों में चलने वाला प्रत्यय है, ये भूतकालिक प्रत्यय कहलाता है, उसमें अक्त प्रत्यय होता है। अक्तवतु प्रत्यय भी भूतकालिक प्रत्यय है। जिस शब्द के पीछे आपको वान, वती या वत दिखाई दे, वहाँ पर अक्तवतु प्रत्यय होता है। और तुमुन प्रत्यय, इसकी एक पहचान भी है, ये केवल सभी लिंगों में इसके समान रूप चलते हैं। और जिस शब्द के पीछे आपको तुम या तुम दिखाई दे, उसमें 100%, उसमें 100% तुमुन प्रत्यय होता है। तो आप सभी शब्दों को देख सकते हैं हमारे सामने। दाप्युतुम, तुम दिखाई दे रहा है, तुमुन प्रत्यय। प्रस्थितः, तह दिखाई दे रहा है, अक्त प्रत्यय। द्रष्टुम, तुम दिखाई दे रहा है, तुमुन प्रत्यय। विहाय, वी उपसर्ग है, यव इसमें अंतिम शब्द है, लेप प्रत्यय। पृष्ठवान, अक्तवतु प्रत्यय। प्रविष्टः, अक्त प्रत्यय। आदाय, लेप प्रत्यय। क्रोशितुम, तुमुन प्रत्यय। नियुक्तः, अक्त प्रत्यय। नीतवान, अक्तवतु प्रत्यय। निर्णेतुम, तुमुन प्रत्यय। आदिष्टवान, अक्तवतु प्रत्यय। समागत्य, लेप प्रत्यय। और मुदितः, अक्त प्रत्यय। ये थे प्रत्यय, आप इनको देख भी सकते हैं, मैंने इनको व्यवस्थित लिख भी दिया है। आप अपने नोटबुक में इनको जरूर उतारें। और ये जितने भी हमारे अभी हमने जो प्रत्यय पढ़े, ये प्रत्यय हमारे सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप इनको व्यवस्थित देखें और अपनी नोटबुक में इन्हें जरूर उतारें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जिसका अ पार्ट दिया हुआ है। अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, अर्थात नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। जिसमें क है स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवान, अर्थात उन्होंने बस छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय
किया। तो इसका बहुवचन शब्द क्या बनेगा? तो सह एक वचन है, इसको हमें हटाना है, और कृतवान ये भी एक वचन है, इसको हटाकर हम इसकी जगह बहुवचन शब्द लगाएंगे। तो क्या बनेगा? ते बस यानम विहाय पदातिरेव घंतुम निश्चयम। कृतवान का क्या बनेगा? कृतवन्तः, अर्थात उन्होंने बस छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है चोरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्, अर्थात चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष था। तो इसका बहुवचन शब्द क्या बनेगा? चोराः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन्, अर्थात चोर गांव में नियुक्त सिपाही थे या सैनिक थे या राजपुरुष थे। अगला प्रश्न है कश्चन चोरः गृह अभियंत्रम प्रविष्टः, कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तो क्या प्रश्न बनेगा? इसका बहुवचन क्या बनेगा? केचन चोराः गृह अभ्यंतरम प्रविष्टाः, अर्थात कुछ चोर घर के अंदर प्रवेश कर गए। अगला प्रश्न है अन्यद्रु तो न्यायालय स्वस्वपक्षम स्थापितवन्तु, अर्थात दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को स्थापित किया या अपने अपने पक्ष को रखा। तो इसका क्या बनेगा बहुवचन? अन्यथु ते, तो का क्या बनेगा? ते न्यायालय स्वस्वपक्षम स्थापितवन्तः, क्या बनेगा स्थापितवन्तों का? स्थापितवन्तः, अर्थात अगले दिन या दूसरे दिन उन्होंने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को स्थापित किया या अपने अपने पक्ष को रखा। ये था सातवें का अ। अब हम बढ़ते हैं सातवें का आ। आ है कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत, अर्थात कोष्ठक में दिए गए पदों में निर्देश के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है सह रिक्त स्थान निष्क्रम्य बहिर्गच्छत, वह बाहर निकल करके बहिर्निर्गच्छत आया, निकल करके बाहर आया। ग्रह शब्दे पंचमी, प्यारे विद्यार्थी बही के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ग्रह शब्द राम शब्द के अनुसार क्या बनेगा? ग्रहात्, क्या उत्तर होगा? सह ग्रहात् निष्क्रम्य बहिर्गच्छत, वह घर से निकल करके बाहर आया। अगला प्रश्न है गृहस्थः आश्रयं प्रायच्छत, गृहस्थी ने आश्रय दिया। किसको आश्रय दिया? अतिथि शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? अतिथये। गृहस्थः अतिथये आश्रयं प्रायच्छत, गृहस्थी ने उस अतिथि को आश्रय दिया। अगला प्रश्न है तौ प्रति प्रस्थितो, प्यारे विद्यार्थियों प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वे दोनों प्रस्थान कर गए, कहाँ पर? तो न्यायाधिकारीण शब्द द्वितीय विभक्ति है, तो न्यायाधिकारीण का द्वितीय वचन क्या बनेगा? न्यायाधीशम, क्या बनेगा? न्यायाधीशम। वे दोनों न्यायालय की तरफ चल पड़े। अगला प्रश्न है चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, अर्थात चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड यानी कारागार का जो दंड है वो लक्ष्य से प्राप्त होगा। इदम शब्दे सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त होगा। तो क्या बनेगा? अस्मिन्। अगला है चोरस्य प्रबुद्धः अतिथि, चोरः प्रबुद्धः जगा अतिथि, अतिथि पाद ध्वनि शब्द है और तृतीय विभक्ति हमें लगाना है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? पाद ध्वनिना, अर्थात चोरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धः अतिथिः, चोर के पैरों की आवाज़ से वह अतिथि जग गया। प्यारे विद्यार्थियों ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। मुझे आशा है, पूरा विश्वास है आपको मैंने जितने भी ये प्रश्न हल किए हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो है उन सब की आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे इस कार्य को जरूर एक अच्छा रूप प्रदान करेंगे ताकि मैं खुद में एक मोटिवेट मैं हो सकूं और आपके लिए इस प्रकार से नए नए वीडियो में ला सकूं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।